नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज रविवार है, संडे है और आज एक विषय पर चर्चा करेंगे हम आपसे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पूर्वांचल के बारे में। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र जो 17 जिले को मिलाकर के जिस क्षेत्र को आज पूर्वांचल कहा जाता है, उस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर हम बात करेंगे आज आपसे। इसकी शुरुआत करते हैं हम 1857 की उस क्रांति से, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जाना जाता है और जिसकी शुरुआत श्री मंगल पांडे जी ने किया था, जो बलिया के थे। यह क्षेत्र अंग्रेजों के टाइम से ही नहीं, पहले से ही अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्रवादी सोच के लिए बड़ा ही कट्टर रहा है। और सही मायने में तो कहा जाए तो जो राष्ट्रीयता या जो स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ या उस झंडे को लेकर के जो अगुवाई करने वाला क्षेत्र था, यही पूर्वांचल क्षेत्र था। बाद में इतिहासकार चाहे जैसे जिस मुख्यतः हिंदू, बौद्ध और जैन, इनका प्रादुर्भाव भी इसी क्षेत्र में हुआ है। उदय भी यही, मतलब यहीं से ये धाराएं जो है धरती के अन्य क्षेत्रों में गई हैं फूट करके। तो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही संपन्न ये धरती रही है पूर्वांचल की। दूसरी हम बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, देश के 7 जो प्रमुख यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय हैं, वो भी इन्हीं पूर्वांचल के ही उसमें आते हैं, पूर्वांचल के ही क्षेत्र में ये हैं। तो अब 7 प्रमुख विश्वविद्यालय धार्मिक रूप से इतना संपन्न, प्राकृतिक रूप से जो मिर्जापुर सोनभद्र वाला बेल्ट है, इसका मतलब आप इसकी तुलना नहीं कर सकते आप कहीं से। तो फिर क्या वजह रहा है कि ये क्षेत्र आज देश के सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाकों में आते हैं? और दूसरी बात एक और आज के राजनीतिक परिदृश्य में समझ लेना जरूरी है कि इसी क्षेत्र ने देश को 6 प्रधानमंत्री, मतलब जो इस देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास के 6 प्रधानमंत्री हुए हैं, वो भी इसी पूर्वांचल की धरती से आए हैं। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य के 4 गद्दावर मुख्यमंत्री जो रहे हैं, आज वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, तो वो भी इसी पूर्वांचल की धरती से रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि एक तरफ तो बहुत ही रिच कल्चर, बहुत ही समृद्ध व्यवस्था यहाँ की रही है, और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से ये क्षेत्र आज सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एनालाइज करना बड़ा जरूरी हो गया है कि आखिर वो कौन से बिंदु रहे हैं, वो कौन से अध्याय रहे हैं इस क्षेत्र में, जिनको हमें लेके साथ चलना चाहिए और आर्थिक रूप से अपने को देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किन बिंदुओं को हमें अपनाना चाहिए। जो नकारात्मक चीजें हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डालना बड़ा जरूरी है। देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के, अच्छा एक चीज मैं और कह दूं कि चूंकि ये आर्थिक रूप से अंग्रेजों के टाइम भी ये क्षेत्र इतना संपन्न था कि भारत में सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों ने कहीं किसी चीज का शोषण किया तो वो इसी क्षेत्र का किया। इसके 2 कारण थे। एक तो आर्थिक रूप से ये संपन्न था ही, तो उनको तो यहां से पैसे लेके जाने थे, वो उन्होंने किया। दूसरा, जो राष्ट्रीयता की भावना यहाँ के लोगों में कूट कूट के भरी थी, जो हमेशा ये विरोध की राजनीति करते थे, हमेशा ये लड़ने वाले की राजनीति करते थे, लड़ने की बातें करते थे, इस वजह से भी अंग्रेज शासन ने हमेशा इसको दबाने की कोशिश किया। अब ये सारी वजह रही हैं।
अब आज के परिदृश्य में मुझे कहीं एक मेरे मन में एक बात आती है, हो सकता है कि आप इससे सहमत हो, सहमत ना भी हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी राष्ट्रीयता वाली भावना, जो लड़ने वाली भावना हमारे अंदर जो एक जज्बा था, वो जज्बा हम समय के साथ किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है, ये निर्णय हम नहीं कर पाए और हमेशा मौजूदा सरकारों से लड़ने की प्रवृत्ति रखते हुए हम उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। ये एक वजह हो सकता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज भी ये चीजें राजनीति में देखने को मिलती है। देखिए, राजनीतिक जहां तक अपने प्रतिनिधित्व की बात है, तो विधानसभा और लोकसभा, ये दोनों में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है। करीब 117 विधानसभा की सीटें इस क्षेत्र से आती हैं और 117 विधानसभा की सीटें और 23 लोकसभा की सदस्यों की सीटें इस क्षेत्र से आती हैं। इसके बाद भी हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के मामले में हम सबसे समृद्ध रहे, धर्म के मामले में सबसे समृद्ध रहे, राष्ट्रीयता के मामले में हम सबसे समृद्ध रहे। तो क्या वजह है कि आज हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, जब देश आजाद हो गया और इतने साल हो गए, तो हम सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। मैं जो समझता हूं कि 2-3 मुद्दे हैं यहां जो हमें देखने को मिलता है। देखिए, एक तो ठीक है, हमारी लोकसभा सदस्यता और राज्यसभा सदस्यता दोनों बहुत अच्छी है, प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ से लोगों का वहाँ है, फिर भी अपने क्षेत्र के लिए ये चीजें नहीं कर पाए होंगे, तो क्या वजह रहा होगा। लेकिन मुख्यतः मैं जो समझता हूं, एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भी सरकारें रही हैं, इसको बिना किसी उसके हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने इस क्षेत्र को इग्नोर किया। वजह क्या थी, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। अगर ये इस क्षेत्र को ध्यान दिए होते तो आर्थिक रूप से हम भी समृद्ध होते, ये क्षेत्र भी समृद्ध होता। लेकिन ये स्पष्ट है कि केंद्र की पिछले कुछ आजादी से लेकर के कुछ सालों तक की जो भी केंद्र में और राज्य में सरकारें रही हैं, उन्होंने पूर्वांचल के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात आती है कि जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो प्रशासनिक रूप से भी ये क्षेत्र उपेक्षित रहा। अब इस बीच में यहां पर कुछ माफिया टाइप के गिरोह पैदा हुए और उन्होंने जम करके अपना राज्य चलाया। जब दौर आजादी की बात करने वाला खत्म हुआ तो यहां दौर आया जातिगत राजनीति का। मैं स्पष्ट रूप से ये यहां मेंशन करूंगा कि इस क्षेत्र ने इस अभिशाप को भी खूब अच्छी तरह से अपने गले लगाया और राजनेताओं ने अपनी सीटों को, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जाति में बांटा। अब जात में बांटा तो जातिगत विद्वेष भी शुरू हुआ, क्राइम बढ़ा और इसका फायदा माफिया जैसे लोगों ने उठाया। और जो एक इतिहास की हम बात करें या एक छवि की बात करें तो पूर्वांचल एक माफिया ऑपरेटेड क्षेत्र बन के रह गया। अब इस परिस्थिति में यहां से ऐसे लोगों का पलायन शुरू हो गया जो आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभा सकते थे, हर चीज के बावजूद वो यहां से पलायन करने लगे। तो ये भी एक ऐसा कारण मुझे समझ में आता है कि इस क्षेत्र के लिए था। आज भी मैं कुछ पिछले विगत चुनावों से देख रहा हूं कि कुछ चुनाव हो रहे हैं, तो वो जो 1857 की क्रांति के समय की सोच थी कि मौजूदा व्यवस्था का विरोध करना, वो देश की आजादी को लेकर के विचारधारा पनपी थी। लेकिन आज वो किस विचारधारा को लेकर पनप रही है, इसमें आप खुद सोचिए और विचार कीजिए। और मैं समझता हूं अभी वर्तमान में तुरंत मऊ के घोसी क्षेत्र जो बीच में खाली हो गई थी, वहां चुनाव हुआ और वहां एक ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को जीत मिली जिसका न तो राज्य में कोई आज के डेट में महत्व है और ना ही केंद्र में है। सिर्फ एक जातिगत और एक पार्टिकुलर समुदाय को का महिमा मंडन करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने वहां वोटिंग किया है।
इसमें थोड़ा भी आर्थिक विचार के, आर्थिक विकास के मुद्दे को लेकर के वोटिंग नहीं किया गया है। अब देखिए, जितने भी विकसित राज्यों की मैं बात करूं या विकासशील राज्यों की बात करूं, जिनकी विकास दर बाकी के राज्यों के मुकाबले में बहुत अच्छी है, वहां का पैटर्न आप देखेंगे तो राजनीतिक पैटर्न यही रहा है कि जो केंद्र में सरकार हो उसका अपने क्षेत्र से राजनीतिक वो अगुवाई करने वाले लोगों को भेजते हैं, राज्य में भी जिसकी सरकार हो उसको प्रमुखता देते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक पैकेज आ सके। तो ये जो विचारधारा है विरोध की, जनरली हम एक मछली के बारे में सुनते हैं कि वो पानी की जब धारा बहती है तो वो उसके उल्टे तरफ बहती है और जा करके अपने परिवार का वो करने के लिए, वंशवाद को बढ़ाने के लिए वो उल्टी धारा में चल के आगे जा करके कहीं अपने अंडे वगैरह देती है और वहाँ उसका परिवार बढ़ता है। तो कहीं इस क्षेत्र का उल्टी धारा में चलने वाली विचारधारा ही इसके अपने आर्थिक पिछड़ेपन का कारण तो नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक सारे कारणों में से एक कारण, क्योंकि देखिए आज मैं ये स्पष्ट रूप से पूरा देश देख रहा है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को एक लंबा कार्यक्रम, एक लंबा प्लान लेकर चल रही है कि कैसे आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और वैसी स्थिति में भी अगर हम किसी समाज, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, जातिगत विचारधारा को रखते हुए, एक संकुचित विचारधारा को रखते हुए, आर्थिक विचारधारा को बिल्कुल दरकिनार करके अगर हम इस राजनीतिक परिदृश्य में अपना वोट देंगे तो हमारे हाथ में आर्थिक प्रगति आएगी या आर्थिक पिछड़ापन आएगा। हम अपनी अगली पीढ़ी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे या जो पैटर्न चला रहा है आज़ादी के बाद से उसी को आगे लेके जाएंगे। तो ये कुछ विषय थे जो मैं इस क्षेत्र के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो मैं जो कुछ भी हो सका। देखिए, एक जो आर्थिक प्रति व्यक्ति आय की बात मैं कर रहा हूं कि आज मौजूदा भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है, एवरेज जो आ रहा है, वो 2 लाख रुपए से ऊपर का आ रहा है, और गाजीपुर में प्रति व्यक्ति आय जो आ रही है वो 30-31 हजार के आसपास की आ रही है। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अब इस डिफरेंस में हम कहां खड़े होंगे आने वाले समय में, ये हमें सोचना पड़ेगा। आप हमारे विचारों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह की विचारधारा को लाया जा सकता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजेश राय लुधियाना आप सर्च करेंगे तो ये हमारा चैनल आपको मिलेगा, और वहाँ पर आप में सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये अगली बार हम फिर अपने इस पूर्वांचल क्षेत्र के किसी नए विषय को, नए मुद्दे को लेकर के आएंगे और आपके साथ हम वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।